नमस्कार दोस्तों। आज हमारा पेपर एमपी सेट कॉमन पेपर का जो चौथा लेक्चर है, जिसमें हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन के बारे में आप सब भली भांति परिचित हैं, क्योंकि सभी परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा जाता है। तो चलिए हम पढ़ेंगे आज कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण। यहाँ मैंने एक चित्र बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो व्यक्तियों का होना आवश्यक रहता है कम्युनिकेशन में, ताकि एक जो सेंडर है वो अपनी सूचनाएं दूसरे रिसीवर तक भेज सके। तो हम कम्युनिकेशन के बारे में देख लेते हैं। कम्युनिकेशन अर्थात संप्रेषण। इसमें एक व्यक्ति के दिमाग में कई सारी सूचनाएं, कई सारे ज्ञान संग्रहित होते हैं। जब वो अपने दिमाग में, मस्तिष्क के भीतर उपस्थित सूचनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, उस माध्यम को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी अपने ज्ञान, आप तक सीमित ज्ञान को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का ही तरीका है कम्युनिकेशन। ठीक है। अपने ज्ञान को साझा करना। ज्ञान में हम सूचनाएं भी होती हैं, सूचनाएं भी हो सकती हैं। यही है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमारे पास सेंडर होता है, जिसे हिंदी में प्रेषक कहते हैं। दूसरा हमारे पास मैसेज होता है। तीसरा हमारे पास मीडियम होता है और चौथा हमारे पास रिसीवर होता है। सेंडर अर्थात जिसने सूचना भेजी है। मैसेज जो सूचना, जिस सूचना को आप भेज रहे हैं। मीडियम किस माध्यम से, मौखिक माध्यम से, बोलकर, लिखकर, या दोनों तरीके से, या किसी सांकेतिक भाव से। अब मीडियम और एक रिसीवर जिसे प्रेषित कहते हैं, जो सूचना को प्राप्त करता है। तो हमने देखा कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन अर्थात संचार करना, अपने ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाना। इसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो हम एग्जाम में याद रखेंगे कि कम्युनिकेशन की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना। ठीक है। बाकी डिक्शनरी में क्या दिया हुआ है ये सब आप देख सकते हैं। किस तरह से सूचना का आदान प्रदान होता है, उसका हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है, यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा सेंडर होता है, जो सूचना को जनरेट करता है और आगे भेजता है। किस चीज को? सूचना को। सूचना को वो कूटीबद्ध करता है, इनकोड करता है, किसी मीडियम के थ्रू भेजेगा। मौखिक रूप, जो व्यक्ति उसे प्राप्त करना चाहता है वो उस सूचना को पहले डिकोड करेगा। इनकोडिंग और डिकोडिंग। यह व्यक्ति है जो उस सूचना को प्राप्त करेगा। उसके बाद आता है फीडबैक फेज। उस सूचना क्या सही तरीके से उस तक पहुंच गई है, उसका फीडबैक हमारे वापस सेंडर के पास जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा कि जो सूचना का जो फ्लो है वो कैसे होता है। सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, मीडियम, डिकोडिंग और रिसीवर। इस तरह से हम देख सकते हैं। अगला टॉपिक है कम्युनिकेशन के टाइप्स। कितने प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। संप्रेषण के प्रकार।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संबंधों के आधार पर, रिलेशंस के आधार पर हम सूचना के वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 4 तरह के संबंधों के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण किया गया है। पहला है अव्यक्तित्व, दूसरा है अंतःव्यक्तित्व, तीसरा है समूह संप्रेषण और चौथा है जन संप्रेषण। तो जब व्यक्ति स्वयं से अपनी सूचना स्वयं को बताए, जब वह स्वयं से बातचीत करता है तो उसे बोलते हैं अव्यक्तिक संप्रेषण। जैसे हम कभी खेलने जाते हैं या कोई बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तब हम स्वयं को मोटिवेट करते हैं अपना नाम लेकर कि XYZ हमें करके दिखाना है, आज हमको करके दिखाना है। जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो अपने आप को ही बोलते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं इसके लिए काबिल हूँ। तो जब आप स्वयं से बातचीत करें, ऐसे संप्रेषण को हम बोलते हैं अव्यक्तिक। अगला है अंतःव्यक्तित्व संप्रेषण। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण, सूचना का आदान प्रदान हो। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचना का आदान प्रदान हो, इस तरह के संप्रेषण को हम अंतःव्यक्तिक संप्रेषण कहते हैं। ठीक है। तीसरा है समूह। इसमें अधिक व्यक्तियां, जैसे हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कहीं सम्मेलन में गए हैं, तो इस तरह के संप्रेषण को हम समूह संप्रेषण कहते हैं, जहां एक व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों समूह से, एक बड़े समूह से चर्चा करता है। जैसे देखा होगा आपने कि जब कोई बहुत बड़े व्यक्ति या कोई विचारक कहीं पर किसी हॉल में जाकर करीब 100-200 लोगों को एक साथ अपनी सूचनाएं प्रदान करें, ऐसे संप्रेषण को हम समूह संप्रेषण कहते हैं। और सबसे अंतिम है जन संप्रेषण। जन संप्रेषण में एक व्यक्ति एक स्थान से एक ही समय पर कई स्थानों पर, यहां पर हम देखेंगे कि बाकी सब में स्थान एक ही था, पर यहां पर एक ही समय पर एक ही स्थान से एक व्यक्ति अनेक स्थान पर अनेक तरह के लोगों से अपनी सूचनाएं प्रदान करे, इस तरह के संप्रेषण को जन संप्रेषण कहते हैं। जैसे हमने देखा है मोदी जी की मन की बात, मोदी जी अपने प्रधानमंत्री कार्यालय या अपने किसी स्थान से अपने मन की बात का कार्यक्रम चालू करते हैं और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उस कार्यक्रम को लोग सुनते हैं। तो ये है जन संप्रेषण। चलिए देख लेते हैं। अंतःव्यक्ति इंट्रापर्सनल, इसमें व्यक्ति स्वयं से परिचर्चा करता है मानसिक स्तर पर। मानव जीवन में ऐसे बहुत से अवसर आते हैं, देखा होगा मानव जब अपने से ही प्रश्न उत्तर करता है तो ये वही कहा है, हमने देखा था कि परीक्षा कक्ष में जाने के पूर्व वो अपने से स्वयं से बातचीत करता है, ईश्वर से बातचीत करना। अगला है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण होता है तो ऐसे संप्रेषण को अंतःव्यक्तित्व संचार कहते हैं। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ परिचर्चा, सामूहिक चर्चा, पत्र व्यवहार, ये सब देख लिया हमने। अगला है समूह संप्रेषण। जब संप्रेषण एक व्यक्ति तथा समूह के मध्य हो, अथवा जब एक समूह के रूप में, जैसे विचार गोष्ठी, कार्य शिविर, सम्मेलन, सार्वजनिक व्याख्यान, सेमिनार, सभाओं आदि में विचारों का आदान। आपने देखा होगा सभाएं, लेक्चर, सेमिनार या सम्मेलन, इस तरह का जब कोई व्यवस्था जहां पर एक व्यक्ति इस तरह अपना विचार इन क्षेत्रों में अपना विचार प्रदान करे, ऐसे को कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। इस तरह के संप्रेषण को हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहेंगे। कक्षा में जब टीचर छात्रों से परिचर्चा करता है, हमने देखा। अब अंतिम है मास कम्युनिकेशन या जन संप्रेषण। यहां पर हम देखेंगे कि
बहुत बड़े वृहद स्तर पर जब संचार करना हो तो इस जन संप्रेषण कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा वृहद तरीका है, इसका हम उपयोग करेंगे, जिसमें वक्ता अपने विचारों को एक ही समय में एक ही स्थान से अनेक स्थानों पर और अनेक व्यक्तियों के समूह को संप्रेषित कर सकता है। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा कम्युनिकेशन का मीडियम है, और इस मीडियम का उपयोग चुनाव के दौरान किया जाता है, या पूरे भारतवर्ष में जब संबोधन करना हो तब इस तरह का संबोधन किया जाता है। जिस तरह से हम देखते हैं न्यूज़, जो न्यूज़ टेलीविज़न में दिखाई जाती है, उसका जो स्टूडियो होता है वो एक ही होता है, परंतु उसका प्रसारण पूरे भारतवर्ष में होता है। उसके सुनने वाले पूरे भारतवर्ष में अनेक समूह हैं। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को हम कम्युनिकेशन या मास कम्युनिकेशन कहते हैं। जन संचार के माध्यम से भौगोलिक एवं समय की सीमा समाप्त हो जाती है, जैसे मन की बात उदाहरण देख लिया हमने। इसके जो एग्जाम्पल हैं, इसमें हमें मास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है, जिसमें हम देखें इलेक्ट्रॉनिक्स में टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, फिल्म, इंटरनेट, ठीक है। हमने पहले देखा था जो पहला क्लासिफिकेशन था वो संबंधों के आधार पर था। यहाँ दूसरा है मीडियम के आधार पर। किस मीडियम से आप अपने सूचनाओं को दूसरे जो रिसीवर है वहां तक आप पहुंचा रहे हैं, तो हम मीडियम के आधार पर देखते हैं वर्बल और नॉन वर्बल। दो तरह का कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर, वर्बल और नॉन वर्बल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। जब शब्दों और ध्वनियों का प्रयोग करके सूचना का आदान प्रदान किया जाए। जब शब्दों और ध्वनियों का यूज करके सूचना का आदान प्रदान किया जाए, इस तरह के कम्युनिकेशन को हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। शाब्दिक का अर्थ है शब्दों का प्रयोग कर इस संप्रेषण में संदेश शाब्दिक रूप में प्रसारित किया जाता है। इस संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है। हमने देखा यहाँ भाषा का प्रयोग किया जाएगा। शब्दों और ध्वनियों के उपयोग से सूचना का यहाँ ट्रांसफर किया जाता है दूसरे व्यक्ति तक। अब इसके भी तीन तरह के टाइप्स हैं, एक है लिखित, एक है मौखिक और एक है दृश्य। तो लिखित मीडियम में आपको लिख कर सूचना का ट्रांसफर करना पड़ता है। बहुत सरल तरीका है, पर यहाँ पर हमको इसके लाभ और दोष दोनों मालूम होने चाहिए। जब आप लिखित रूप में सूचनाओं का ट्रांसफर करते हैं तो हम देखते हैं कि लिखकर हम बड़ी चीज़ों को आसानी से भेज सकते हैं। वहाँ पर जो सूचना होती है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट होती है। सूचना हम दोनों को एक साथ देख लेते हैं। जब रिसीवर को सूचना मिलती है तो मौखिक रूप में, तो उसे याद करके रखना पड़ता है। इंफॉर्मेशन को उसे याद कर रखना पड़ता है। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन उसका स्वरूप लिखित है तो उस व्यक्ति को याद करना नहीं पड़ता है। जो फीडबैक है, जैसे ही आपने व्यक्ति को बोला कि कल 10 बजे आपको आना है, तो फीडबैक आपको तुरंत मिलेगा। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है मैं बिल्कुल आऊंगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि मौखिक संचार में जो फीडबैक है, प्रतिपुष्टि, हमें तुरंत मिलती है। यह फीडबैक मिलने में समय लगता है।
तीसरा, आप जब गुस्से में होते हैं या अन्य भाव आपके अंदर उत्पन्न उत्तेजित होते हैं, किसी व्यक्ति को आपने अपशब्द कह दिया और जब आपका गुस्सा शांत हो जाता है तब आपको पछतावा होता है कि मैंने उसे गलत कह दिया। तो यहाँ पर कुछ त्रुटि होने पर आप मौखिक कम्युनिकेशन में संशोधन नहीं कर सकते सूचना में। सूचना में संशोधन नहीं किया जा सकता, परंतु लिखित जो हमारा कम्युनिकेशन है, यहाँ पर सूचना में जो सूचना है आपके पास, उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो हमने देखा कुछ मौखिक जो कम्युनिकेशन है, कुछ उसके लाभ भी हैं, कुछ हानियां हैं। हमको ये याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आइए देखा जाए आगे। मौखिक वाणी द्वारा विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना। इस संप्रेषण में प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों आमने सामने रहते हैं। तुरंत सूचना प्रेषक द्वारा प्रेषित तक पहुंच जाती है। इसमें प्रत्यक्ष वार्तालाप, टेलीफोन के माध्यम से वार्तालाप, भाषण, परिचर्चा, सामूहिक चर्चा आदि का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। इसके लाभ देखें। दूसरों को समझाने के लिए सरल होता है, बिल्कुल सरल होता है। आपने जो भी आपके भाव हैं, जो भी आपके विचार हैं, आप सरलता से समझा सकते हैं। आमतौर पर शब्दों का चयन श्रोताओं के अनुकूल होता है। आमने सामने के संवाद से त्रुटियां कम होती हैं। तेज गति से संदेश का आदान प्रदान होता है। समय की बचत होती है, गोपनीयता बनी रहती है, तुरंत पुष्टि मिल जाती है और एक साथ कई लोगों के बीच संप्रेषण किया जा सकता है। बिल्कुल। लिखित जो कम्युनिकेशन होता है, उसमें यदि आपको सूचना भेजनी है तो आपको उसकी जेरोक्स कराकर, प्रतिलिपियां बनाकर कई लोगों को भेजना पड़ता है, परंतु मौखिक में आप एक साथ कई लोगों के बीच संप्रेषण कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी कुछ हानि भी है। सुने हुए शब्द याद रखना पड़ता है, अतः भूलने की संभावना रहती है। अगला, लिखित। लिखे हुए संकेत और प्रतीक मुद्रित रूप में जब आप सूचनाओं को, लिखित अर्थात जब आप प्रिंट कर या लिख कर, हाथ से लिख कर सूचनाओं को ट्रांसफर करते हैं, इस तरह के कम्युनिकेशन को लिखित कम्युनिकेशन कहते हैं। भेजने से कई बार पहले हम संशोधन कर सकते हैं ताकि त्रुटियां कम हो सकें। रिकॉर्ड रखा जा सकता है, परंतु मौखिक जो सूचना है उसका रिकॉर्ड रखना, हमें उसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। प्राप्तकर्ता की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है। कम लागत में स्पष्ट विस्तृत जानकारी मिल जाती है, पर इसकी जो एक सीमा है, यहाँ पर बहुत सारी औपचारिकताएं निभानी पड़ती है। जब आप एक पत्र लिखते हैं या लिखकर सूचनाएं आदान प्रदान करते हैं, तब आप जो दूसरा व्यक्ति है उसके सम्मान के लिए आप शब्दों का चयन बड़ी बारीकियों से करते हैं। तो इस तरह यहाँ पर औपचारिकताएं निभानी पड़ती है हमें। तो औपचारिक रूप से यह देखा जाए तो यहाँ पर कई सारी औपचारिकता निभानी पड़ती है। अगला है अशाब्दिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत विचारों व भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं होता है। तो इस तरह हम कुछ संकेतों के माध्यम से, कुछ हाव भाव से या अपने शरीर के अंगों से हम जो संप्रेषण करते हैं, इस तरह के संप्रेषण को अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए आवाज का उतार चढ़ाव, शारीरिक मुद्राएं, मुख मुद्राएं, चक्षु संपर्श, स्पर्शवाणी संकेत आदि। जब बच्चा जिद करता है तब आप उसको अपनी आंखों को बड़ी करके दिखाते हैं। उसे बोलना नहीं पड़ता है, तो वह समझ जाता है कि पिताजी या माताजी
हम पर क्रोधित हो रहे हैं। तो इस तरह से हम बिना शब्दों को निकाले या बिना लिखे हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति एग्जाम देकर आता है, यदि वह अच्छे अंकों से पास हो जाता है तो उसकी पीठ थपथपाई जाती है। वहां पर आपने उससे कुछ नहीं बोला, परंतु उसकी पीठ थपथपाई। वह उससे समझ जाता है कि दूसरा व्यक्ति आपकी हौसला अफजाई कर रहा है। परंतु वही दूसरा व्यक्ति यदि कम अंकों से पास हुआ है या फेल हो जाता है तो उसके कंधों में हाथ रखा जाता है। तो देखिए, हाथ ही रखा गया है, परंतु अलग अलग जगह हाथ रखने से उसके भाव अलग हो गए। कंधों में हाथ रखने से आपको सांत्वना दी जा रही है कि कोई बात नहीं, आप अगली बार प्रयास कर सकते हैं। तो इस तरह आप स्पर्श के द्वारा भी आप अपनी सूचनाओं को ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए देखा जाए। शारीरिक मुद्रा, हाथ हिलाना, हाथों से संकेत करना। जैसे किसी ने आपसे खाना मांगा और या आपने खाना मांगा, उस व्यक्ति ने हाथ हिलाकर मना कर दिया, तो हाथ हिलाकर हाथ के द्वारा संकेत करके आप मना कर सकते हैं। वेशभूषा, वेशभूषा से सामने वाले की मन स्थिति का पता चलता है। इसका संदेश अर्थ, संस्कृति, व्यक्ति के व्यवहार विचार से भी पता चल जाता है। अगला है स्पर्श द्वारा। कंधे पर हाथ रखना, पीठ थपथपाना, हाथ पकड़कर चलना, अर्थात मैं आपके साथ में हूं। जब कोई व्यक्ति हाथ पकड़कर चलता है दूसरे का, तो वह यह जताना चाहता है कि मैं आपके साथ हूं। अब हम देखते हैं प्रकृति के आधार पर औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण। तो औपचारिक संप्रेषण ऐसे संप्रेषण होते हैं जहां पर नियम और जो हायरार्की है उसका पालन किया जाता है। इस तरह के संप्रेषण को हम औपचारिक संप्रेषण या फॉर्मल संप्रेषण कहते हैं। इसका एक अन्य नाम भी है स्केलर चेन कम्युनिकेशन। तो हम परिभाषा देख लेते हैं। औपचारिक संप्रेषण ऐसा संप्रेषण है जहां नियम एवं पदानुक्रमों का पालन किया जाता है। बहुत सारे यहाँ नियम बंधे होते हैं और यहाँ पर बिना सहज तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता है। हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। ऐसे कम्युनिकेशन को हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसका उद्देश्य होता है आधिकारिक कार्य का संपादन करना। जो ऑफिशियल काम होते हैं इन्हीं के माध्यमों से किए जाते हैं। चलिए इसकी विशेषताएं देख लेते हैं हम। यहां पर हमने देखा कि औपचारिक जो कम्युनिकेशन का जो काम है, नीति निर्माण और सूचनाओं का प्रसारण करना। मैक्सिमम रूप में देखा जाए तो सरकार औपचारिक कम्युनिकेशन को बढ़ावा देती है, करती है, अपने सारे कामों को इसी औपचारिक रूप से ही करती है। नीतियों का निर्माण और सूचना का प्रसार। जैसे हम देखें कि एक क्लर्क, उसने एक नीति का ड्राफ्ट किया, वह ड्राफ्ट उसके उच्च अधिकारी के पास जाएगा। यदि उसमें कोई त्रुटियां होंगी, उसमें संशोधन करके वह अपने क्लर्क को भेजेगा। क्लर्क फिर से उसे दोबारा ठीक कर अपने उच्च अधिकारी को भेजेगा। उच्च अधिकारी उसे अगले लेवल के अधिकारी के पास या मंत्री के पास भेजेगा। मंत्री उसे कैबिनेट मंत्री के पास भेजेगा। कैबिनेट मंत्री हो सकता है प्रधानमंत्री के पास उसे अप्रूवल के भेजे। तो इस तरह हमने देखा कि जो नीति निर्माण संबंधी जो कार्य किए जाते हैं, यहाँ पर औपचारिक जो कम्युनिकेशन है उसकी तरह किया जाता है। यहाँ जो भाषा है पूर्ण रूप से औपचारिक होती है। औपचारिकताओं का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। सर, मान्यवर लिखा जाता है और किसी भी काम को करने के लिए यहाँ रिक्वेस्ट की जाती है। आप यहाँ पर आदेशात्मक रूप से कुछ शब्दों का चयन नहीं कर सकते हैं। प्रवाह यहाँ पर ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज, या सूचना का वर्टिकली फ्लो हो रहा होगा या सूचनाएं क्षैतिज रूप में हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रही होंगी। जब एक स्तर के अधिकारियों के मध्य सूचना का आदान प्रदान होगा, भारत के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री के मध्य जब सूचनाओं का प्रसार होगा, तो क्षैतिज रूप से
जो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन है किया जाएगा। ऊर्ध्वाधर, जब यहाँ पर पद में छोटा बड़ा होता है तो इस तरह के सूचनाओं में, सूचना के कम्युनिकेशन में ऊर्ध्वाधर कम्युनिकेशन का यूज किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है अनौपचारिक संप्रेषण। इसे ग्रेप वाइन, आप जरूर याद रखिएगा, इसे ग्रेप वाइन भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरह के कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो इनफॉर्मेशन कम्युनिकेशन को ग्रेप, हम देखेंगे आगे क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले देखा जाएगा कि जब बिना किसी नियम के और बिना किसी पदानुक्रम के, हायरार्की के, जब सूचना का फ्लो हो, जहां पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं का पालन किया जाता है, ऐसी कम्युनिकेशन को हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ जो उद्देश्य हम देख रहे हैं, व्यक्तिगत बातचीत या मेलजोल। जब कोई दो दोस्त या पुराने मित्र या किसी ग्रुप में आप बैठते हैं, तब इस तरह की कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है, जहाँ पर कोई औपचारिकताएं, किसी औपचारिक शब्दों का प्रयोग, कोई भी बंधन नहीं होता है, आप दिल खोलकर वहां बात करते हैं। इस तरह की कम्युनिकेशन को हम अनौपचारिक संप्रेषण कहते हैं। आइए विशेषताएं देखते हैं इसकी। यहाँ जो कार्य होता है, सामाजिक मेलजोल, संबंधों को बढ़ाने के लिए, रिफ्रेशमेंट करने के लिए, दिल खोलकर बात करने के लिए हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को यूज करते हैं। भाषा भी यहाँ पर अनौपचारिक होगी। यहाँ पर आप शब्दों का चयन इतनी बारीकियों से नहीं करेंगे, इतनी सावधानी से नहीं करेंगे। साथ ही साथ प्रवाह किसी भी दिशा में हो सकता है। यहाँ पर ऊंचा नीचा का भाव नहीं होता है, यहाँ पर समान भाव होता है। जितना आप अपनी भाषा, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, उतना वह व्यक्ति भी जो आपके सामने बैठा है वह भी व्यक्त कर सकता है। तो किसी भी यहाँ पर प्रवाह का कोई बंदिश नहीं है। यहाँ पर हम देखें दिशा के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण, अर्थात संगठन के आधार पर। तो हमने देखा यहाँ 3 तरह के, लंबवत, क्षैतिज और तिर्यक। अभी हमने देखा कि जब सूचना नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करेगी, ऐसी फ्लो वाली कम्युनिकेशन को हम लंबवत संप्रेषण कहेंगे। जब सूचना हॉरिजेंटली एक समान लोगों के बीच में होगा तो उसे हम क्षैतिज संप्रेषण कहेंगे। और जब सूचना बिना किसी वर्टिकली और हॉरिजेंटली, बिना किसी बाधा के आधार पर फ्लो करेगी, तब हम उसे डायगोनल यानी तिर्यक संप्रेषण कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यह मुख्य रूप से औपचारिक संप्रेषण जैसे ही होती है। यह नीचे से ऊपर की ओर और नीचे से ऊपर की ओर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह से हमने देखा कि जब कोई एक सर्कुलर आता है कि हमें विभाग में इस सब चीजों का पालन करवाना है, तो उच्च अधिकारी का वह निर्देश नीचे के निम्न स्तर तक वह सूचना पहुंचती है। तो इस तरह से जो सूचना का फ्लो है वो डाउनवर्ड है। और अपवर्ड, जब आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं, एक अधीनस्थ कर्मचारी उस प्रार्थना पत्र को ऊपर की ओर फ्लो कराता है, तो इस तरह से वह सूचना अपवर्ड फ्लो कर रही है। हमने देखा जैसे मुख्य अध्यापक शिक्षकों को निर्देश देता है, तो यह सूचना डाउनवर्ड फ्लो करेगी। शिक्षक मुख्य अध्यापक को रिपोर्ट करते हैं, तब सूचना नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करेगी। अगला है क्षैतिज संप्रेषण। जब किसी संगठन के एक ही स्तर के लोग आपस में संप्रेषण करते हैं तो उसे क्षैतिज संप्रेषण कहते हैं। जैसे एक कंपनी में कर्मचारियों का आपस में संवाद करना, यदि उन्हें कुछ शिकायत होती है तो वो आपस में ही चर्चा करते हैं और हल निकालने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही संप्रेषण आ जाते हैं। इसमें त्वरित संप्रेषण हो जाता है, एक कंपनी में 2 कर्मचारियों का आपस में संवाद करना। अगला है तिर्यक डायगोनल कम्युनिकेशन। जब पद सोपान के विपरीत विभिन्न स्तरों के अधिकारियों और कर्मचारियों
एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं तो उसे तिर्यक संप्रेषण कहा जाता है। जैसे कि जब मैनेजमेंट एम्प्लॉय मीटिंग होती है तब उस मीटिंग में मैनेजमेंट के उच्च अधिकारी और जो अधीनस्थ कर्मचारी है एक साथ बैठते हैं। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति भी किसी से भी सूचना का आदान प्रदान कर सकता है। तो जब देखा हमने इस ऐसा संप्रेषण विभिन्न विभागों में पृथक स्तरों के बीच में होता है। उदाहरण के तौर पर किसी महाविद्यालय के भौतिकी फिजिक्स के जो विभाग के एचओडी का केमिस्ट्री विभाग के टीचर से प्रत्यक्ष संप्रेषण स्थापित करना, ये है डायगोनल। अगला है संचार नेटवर्क। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क जब हम देखेंगे कि सूचनाएं जब एक नेटवर्क के रूप में फ्लो करेंगी तो इस तरह के फ्लो को हम दो भागों में देखेंगे। एक है औपचारिक और एक है अनौपचारिक संचार नेटवर्क। औपचारिक संचार नेटवर्क हम काफी समय से देखते आ रहे हैं। संचार की प्रक्रिया में सूचना का औपचारिक संप्रेषण एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रवाह है। ठीक है, ये हम काफी समय से इसकी परिभाषा देखते आ रहे हैं। जब फॉर्मल रूप से कम्युनिकेशन हो, जहां पर आधिकारिक कार्यों को संपन्न करने के लिए कम्युनिकेशन किया जाता है, जहां पर शब्दों का प्रयोग भी काफी फॉर्मली यूज किया जाता है, तो इस तरह के संचार को हमने देखा है। ये 6 तरह के होते हैं जो नेटवर्क हैं, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क है, 6 तरह के हैं। यहाँ पर एग्जाम से पूछा जाता है। तो सबसे पहला है तारा या चक्र, दूसरा है श्रृंखला, तीसरा है वाई आकार, चौथा उल्टा, पांचवा वृत्त या सभी मुक्त रूप से होने वाला कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं तारा या चक्र। इसमें जो मुख्य सेंडर है वो बीच में रहता है और जो इसके अधीनस्थ हैं वे चारों ओर फैले रहते हैं। सूचना का जो आदान प्रदान हुआ है इसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यहां पर जो सेंडर है वह नेतृत्व करता है। इस चीजों को हमने देखा कि जो मैसेज फ्लो हो रहा है वो पूर्ण रूप से सेंडर के कंट्रोल में है और बाकी जो अधीनस्थ हैं वो उसे सूचना दे सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। श्रृंखला, इसमें जो नीचे का जो व्यक्ति है वो सबसे अधीनस्थ कर्मचारी है, वह अपने उच्च अधिकारी को सूचना देता है और प्राप्त भी कर सकता है। या तो सूचना देगा या उसे सूचना प्राप्त कर सकेगा। यह जो उच्च अधिकारी है, अब इसके लिए ABC जो C वाला अधिकारी है, अब वो C का ही अधीनस्थ हो जाएगा और सूचना को वो दे सकता है या ले सकता है। C वाला D वाले को सूचना दे सकता है या ले सकता है। इस तरह से जो E है वो सबसे उच्च अधिकारी है। तो उच्च अधिकारी तक सूचना सबसे अंतिम पहुंचेगी। Y आकार, जो Y आकार का नेटवर्क है, इस तरह का नेटवर्क अंतर विभागीय कम्युनिकेशन में देखा जाता है। जैसे एक फिजिक्स हमने देखा था अभी, एक फिजिक्स डिपार्टमेंट जब केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन हो तो इस तरह का वाई आकार का हमें नेटवर्क देखने को मिलेगा। जो उल्टा वी है,
जब दो समान स्तरों पर उच्च अधिकारियों को आप रिपोर्ट करेंगे तो इस तरह के जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है इसे हम उल्टा वी कम्युनिकेशन नेटवर्क कहेंगे। ऐसा तब देखा जाता है जब उच्च अधिकारियों में निम्न अधिकारियों का विश्वास बहुत ही कम होता है, तो ऐसे कम्युनिकेशन नेटवर्क में हमें उल्टा वी देखने को मिलेगा। अगला है वृत्त। इसमें सूचना जो नेटवर्क है वो एक सर्कल फॉर्म करेगी, क्योंकि एक व्यक्ति सूचना को आगे भेज सकता है वो, और इस तरह से सूचना एक राउंड में एक सर्कल में फ्लो करेगी और वापस उस तक पहुंच सकती है। और सबसे अंतिम है सभी मार्ग। जब सूचना सबके लिए ओपन हो, कोई व्यक्ति किसी से भी बात कर सके, तो इस तरह के सूचना को नेटवर्क को हम सभी मार्ग सूचना कहेंगे। चलिए आप देख सकते हैं इस संचार नेटवर्क में अधीनस्थ कर्मचारी संचार के लिए अपने उच्च अधिकारी से जुड़े रहते हैं। ये सबसे मेन जो आपका उच्च अधिकारी है वो बीच में रहता है और वो सबको कंट्रोल करता है। अन्य सदस्यों का एक दूसरे से कोई संवाद नहीं होता है। विशेषता, इसमें नेतृत्व की भूमिका काफी प्रभावशाली रहती है, परंतु कार्य संतुष्टि काफी कम रहती है। जो तारा या चक्र कम्युनिकेशन है वो मंत्री परिषद में देखने को मिलता है, जहां पर प्रधानमंत्री एक नेतृत्व की भूमिका में रहते हैं और बाकी मंत्री वहां पर सूचना प्रधानमंत्री को दे सकते हैं या प्रधानमंत्री से ले सकते हैं। इस तरह हमने देखा कि इसमें अधिकारी के चारों तरफ अधीनस्थों का संजाल चक्रीय रूप से उपस्थित रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है श्रृंखला नेटवर्क या रेखीय नेटवर्क, जिसे चेन नेटवर्क भी कहते हैं। इस संचार नेटवर्क में प्रत्येक दो व्यक्तियों के मध्य संचार होता है। दो व्यक्ति आमने सामने एक संचार करते हैं। जो ये व्यक्ति है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये ऊपर भी कम्युनिकेशन कर पा रहा है और नीचे भी कम्युनिकेशन कर पा रहा है। यहाँ एक व्यक्ति केवल दो व्यक्तियों से कम्युनिकेशन कर सकता है। तो इस तरह के कम्युनिकेशन नेटवर्क को हम श्रृंखला नेटवर्क कहते हैं। इसमें नीचे वाला अधीनस्थ जो कर्मचारी है वह अपने उच्च अधिकारी को सूचना को भेज सकता है। अगला है वाई आकार। यह हमने अभी देखा था कि अंतर विभागीय स्तर पर प्रचलित संचार है। आप जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई आकार का नेटवर्क कम्युनिकेशन का उदाहरण दीजिए। तो आप याद रखिएगा इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन वाई आकार का नेटवर्क कम्युनिकेशन है। उल्टा वी, जब किसी संगठन में समान स्तर के अधिकारियों में परस्पर विश्वास का अभाव हो या ऊपर के अधिकारियों में अधीनस्थों में विश्वास का अभाव हो। जैसे आपने सीनियर मैनेजर तो देखा होगा, जब दोनों सीनियर मैनेजर को कंपनी ने रखा है और उसके नीचे यहाँ अधीनस्थ रखे, तो आपने देखा कि जो कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है वह एक सीनियर मैनेजर पर भरोसा नहीं रख पा रहा है। तो इसलिए वह दो सीनियर मैनेजरों को रख रहा है ताकि और अधिक कंट्रोल किया जा सके उस कंपनी में। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को हम उल्टा वी संचार कहते हैं। अगला है सर्कल। इस तरह के संचार में कुछ व्यक्ति स्थिति में होते हैं कि वे एक दूसरे को संचार कर सकते हैं। इसका उपयोग मीटिंग में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किया जाता है। एक वृत्त संचार नेटवर्क में प्रतिपुष्टि फीडबैक बड़ी सरलता से हो जाता है। इसे डिसेंट्रलाइजेशन नेटवर्क भी कहते हैं। हमने देखा यहाँ पर कोई नेतृत्व की भूमिका नहीं निभा रहा है। जिस तरह से हमने तारा या चक्र में देखा था कि एक सेंटर वाला जो व्यक्ति है वो नेतृत्व की भूमिका कर रहा था, परंतु यहाँ पर कोई भी एक नेतृत्व की भूमिका में नहीं है। सभी को यहाँ पर समान रूप से माना गया है। और इसमें सबसे बड़ी जो खूबी है, जो लाभ है
कि यहाँ पर फीडबैक भी तुरंत मिल जाता है। ठीक है, सभी मार्ग नेटवर्क या मुक्त प्रवाह ऑल चैनल फ्लो, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो सूचना का फ्लो है सभी मार्गों में सरलता से हो रहा है, कहीं पर रुकावट नहीं है, यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं दिख रही। और आप याद रखिएगा, यह सबसे ज्यादा, अगर यदि क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा विकेंद्रित नेटवर्क कौन सा है, तो नेटवर्क सबसे ज्यादा विकेंद्रित है सभी मार्ग या मुक्त प्रवाह ऑल चैनल नेटवर्क, सबसे अधिक विकेंद्रित रूप है, जहां पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर सकता है, फीडबैक भी तुरंत मिलता है। इस तरह के कम्युनिकेशन को हम सभी मार्ग नेटवर्क कहते हैं। ये सबसे अधिक विकेंद्रित करत है और इसमें प्रेरणा अधिक पाई जाती है, परंतु नेतृत्व तो यहाँ पर ये सब इसकी वीकनेस भी है, यहाँ पर डिसिप्लिन काफी कम होगा। जब आपने देखा होगा क्लास में टीचर नहीं रहती हैं तो बच्चे आपस में बात करने लग जाते हैं और वहाँ पर डिसिप्लिन का अभाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एब्सेंट है। तो इस तरह के जो कम्युनिकेशन नेटवर्क में नेतृत्व कमजोर रहता है, परंतु विकेंद्रीकरण पाया जाता है। आप ये दोनों पॉइंट अवश्य देखेंगे। अगला है अनौपचारिक संचार नेटवर्क, जब बिना किसी नियम और पदानुक्रम के सूचनाओं का ट्रांसफर हो, ऐसे नेटवर्क को हम अनौपचारिक संचार नेटवर्क देखते हैं। यहाँ पर 4 तरह के, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 4 तरह के नेटवर्क हैं। एकल श्रृंखला, अंगूर लता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्यता और झुंड, हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एकल श्रृंखला नेटवर्क। इस श्रृंखला में एक व्यक्ति, वही हमने देखा कि एक व्यक्ति दूसरे के साथ संचार करता है। ये जो ए है, ये जो ए व्यक्ति है वो बी से संचार करता है, बी सी से करता है, परंतु बी को यदि हम देखें तो बी ऊपर नीचे दोनों संचार कर सकता है। इस तरह हम सिंगल चेन नेटवर्क फ्लो देख सकते हैं। अगला है गॉसिप नेटवर्क या ग्रे पॉइंट नेटवर्क इसे कहते हैं। यहाँ पर एक केंद्र रहता है, हमने देखा कि जो बीच में जो व्यक्ति है वही सूचना को कंट्रोल कर रहा है और सूचना को वो भेज भी सकता है और ले भी सकता है। तो इसे गॉसिप नेटवर्क इसलिए कहा गया है, हम यहाँ पर देखेंगे कि जब अमेरिकी गृह युद्ध के समय सेना की गुप्त सूचनाओं को संचारित करने के लिए टेलीग्राफ लाइनों को ग्रे पॉइंट पैटर्न पर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जोड़ दिया जाता था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष से जोड़कर इस तरह सूचना का ट्रांसफर किया जा रहा था। तो इसलिए इस तरह की सूचना को सूचना के फ्लो वाले नेटवर्क को हमने ग्रे पॉइंट का नाम दिया था, आप याद रखिएगा। इस प्रकार के नेटवर्क में प्रेषक की भूमिका केंद्र बिंदु पर स्थित होती है। वह गॉसिप द्वारा एक साथ कई व्यक्तियों से संचार कर सकता है, वह व्यक्ति कई लोगों से संचार कर सकता है, परंतु अन्य व्यक्ति केवल केंद्र से ही, जो केंद्र में बैठा है उसी व्यक्ति से, यदि एक को सूचना देनी है तो वह जो सेंटर में बैठा व्यक्ति है केवल उसी से सूचना का आदान प्रदान कर सकता है। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क, देखिए ये अलग तरह का नेटवर्क है। यहाँ पर एक आकस्मिक रूप से, अनियंत्रित रूप से सूचना को ट्रांसफर कर दिया जाता है और कुछ व्यक्तियों को नहीं किया जाता है। यहाँ पर बिना किसी कंट्रोलेबल के, बिना किसी सोच के रोचक तरीके से सूचना को हम भेजते हैं और जिसको मिल गई तो वह सूचना प्राप्त कर लेता है, और जिसको नहीं भेजते हैं तो उसे सूचना नहीं मिलती। इसमें आकस्मिक रूप से किसी रोचक संदेश को व्यक्त किया जाता है, इस कारण से कुछ व्यक्तियों को संदेश प्राप्त होता है और कुछ को नहीं। तो इस तरह के नेटवर्क में इस कम्युनिकेशन फ्लो को प्रोबेबिलिटी नेटवर्क कहते हैं।
अगला है गुच्छ या झुंड नेटवर्क, क्लस्टर। इस नेटवर्क में व्यक्तिगत रूप से चयनित आधार पर अन्य व्यक्तियों को संदेश भेजा जाता है। यहाँ पर एक व्यक्ति जब अपना संदेश भेजता है तब हम बम्बार्डिंग करते हैं उस मैसेज को कई सारे ग्रुप में। ये देखिए, इस व्यक्ति ने जो सूचना दी है वह सूचना अलग अलग जगह पर बॉम्बार्डिंग की जाती है, और इसमें हमने देखा कि इस नेटवर्क की विशिष्टता यह है कि इसमें सूचना सभी सदस्यों तक शीघ्रता से पहुंच जाती है। जो सूचना है उसको कोई फॉर्मेलिटी फॉलो नहीं करना पड़ता है, वह बड़े त्वरित रूपों से सभी लोगों में सूचना आसानी से पहुंच जाती है। इस तरह की सूचना के फ्लो वाले नेटवर्क को हम झुंड कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संप्रेषण। जब कोई व्यक्ति कम्युनिकेशन करता है तो उस कम्युनिकेशन करने के दौरान कई तरह की बाधाएं, बैरियर सामने आती हैं। तो उन्हीं बैरियरों को हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से बैरियर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमने 6 तरह के बैरियर्स को देखा है। सबसे पहला है भाषागत, मानसिक, भौतिक, सांस्कृतिक, व्यक्तिगत और संगठनात्मक। इन सभी बैरियर्स को हम देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले भाषागत। जब आप अपने विचारों को एक भाषा के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, यहाँ पर मीडियम है भाषा। यदि भाषा में ही कोई समस्या आती है, कोई त्रुटि होती है, तो जो आपकी सूचना है वो सही ढंग से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती है। तो भाषा में जो त्रुटियां हैं या आपके संचार को भाषागत कौशल में कमी हो, या हो सकता है कि जो आप रिसीवर है वह भाषा को ठीक ढंग से नहीं समझ सकता है। इस तरह की कमियों के चलते लैंग्वेज बैरियर देखने को मिलती है। इसका तात्पर्य उन अवरोधों से है जिनका संबंध भाषा से होता है। इसमें अस्पष्ट शब्द, अनावश्यक शब्द, गलत उच्चारण, अस्पष्ट ग्राफिक्स तथा संकेत को शामिल किया जाता है। हम टाइप्स देख लेते हैं। अर्थ संबंधी दोषपूर्ण अनुवाद के चलते, यदि व्यक्ति को भाषा का सही अर्थ नहीं मालूम है तब उसके चलते इस प्रकार की समस्या को देखने को मिलता है। दूसरा है पार सांस्कृतिक संप्रेषण, अलग अलग संस्कृति के मध्य संवाद होना। दूसरा, संस्कृति का जो भाषा है वो अलग होगी, वहीं जो दूसरी संस्कृति के जो व्यक्ति हैं उनकी भाषा अलग होगी, तो इस तरह उनके मध्य भी संवाद होना बड़ा मुश्किल है। भाषा का अल्प ज्ञान, तकनीकी भाषा का ज्ञान ना होना, जैसे डॉक्टरों की जो भाषा है, लॉयर वकीलों की जो भाषा है उसे समझना बड़ा मुश्किल होता है। वकील या जो लॉ की भाषा होती है उसमें कई क्लिष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे समझ पाना हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी तकनीकी भाषा का ज्ञान ना होने के चलते भाषागत बैरियर देखने को मिलता है। अगला है मानसिक स्तर पर। मानसिक स्तर पर जब बैरियर भाषा कम्युनिकेशन का फ्लो नहीं हो पाता है, उस तरह की बाधाएं मानसिक बाधाएं कहलाती हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि सांस्कृतिक बाल्यावस्था जीवन के अनुभव अनुवांशिकता के चलते किन्हीं दो व्यक्तियों का संदर्भ समान नहीं हो सकता, दोनों व्यक्ति अलग अलग विचार रखेंगे। इस तरह फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दो जो जुड़वा भाई हैं, यदि हम देखेंगे कि उनके मध्य भी जो सूचना का प्रवाह करने की जो क्षमता है वो दोनों में अलग होगी, क्योंकि उन्होंने जीवन का अलग अलग अनुभव देखा होगा, अलग अलग हार्डवर्क किया होगा, उसके चलते जो उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो भी बिल्कुल अलग होगा। तो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चलते भी मानसिक बाधाएं उत्पन्न होती है। सेल्फ धारणा, आप किसी व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं, उसके चलते भी मानसिक बाधाएं हैं। आपका अनुभव, मानसिक डर और गुस्सा, जब आप डर जाते हैं या गुस्सा में रहते हैं तो जो आपका कम्युनिकेशन है उसमें कहीं ना कहीं बाधा देखने को मिलती है और ठीक ढंग से वह हो नहीं पाता है। पूर्वाग्रह, यदि आपके भीतर पूर्वाग्रह है किसी व्यक्ति के, किसी समूह के प्रति, तब भी आपकी जो कम्युनिकेशन है वह ठीक से नहीं हो पाती। मान लीजिए एक शिक्षक किसी छात्र के बारे में अनुकूल राय रखता है, वह छात्र खराब प्रदर्शन करे
तो वह शिक्षक उसके बारे में फिर भी अच्छा ही कहता है। निस्पंदन फिल्टरिंग, इसका अर्थ है सूचना में जोड़ तोड़कर प्राप्तकर्ता के अनुकूल बनाना। ठीक है। अगला है भौतिक और यांत्रिक बाधाएं। हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं उन्हें हम भौतिक वस्तुएं कहते हैं या यांत्रिक वस्तुएं कहते हैं। उनके चलते जब कम्युनिकेशन में समस्या आए, ऐसी समस्याओं को हम भौतिक या यांत्रिक बाधाएं कहते हैं। जैसे पर्यावरण, आपको कहीं पर भाषण देने जाना है और वहाँ काफ़ी गर्मी है, तब आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे और हो सकता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि देखने को मिले। कक्षा में उच्च ताप, वायु का संचालन उपयुक्त ना होना, शोर के चलते आप भौतिक और यांत्रिक बाधाएं देख सकते हैं। व्यक्तिगत तनाव भी होता है, स्वास्थ्य या दवा का प्रभाव, आप भीतर से ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं और उसके चलते भी जो आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें समस्या देखने को मिलेगी। साथ ही साथ खराब उपकरण के चलते भी यदि आप बड़े स्तर पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं और वहाँ पर आप माइक का यूज़ करके कर रहे हैं, यदि उस माइक में भी समस्या आ जाएगी तो आपकी बात लोगों तक पहुँचने में कठिनाई होगी। सांस्कृतिक बाधाएं, सांस्कृतिक बाधाओं में देखा हमने कि अलग अलग संस्कृति के लोगों के मध्य जो कम्युनिकेशन होता है वो आसानी से नहीं होता, क्योंकि कुछ संस्कृति वाले जो लोग हैं उन अपनी परंपराओं के चलते उनमें जो परंपराएं हैं वो अलग होगी और दूसरी संस्कृति वालों के बीच में जो रीति रिवाज परंपराएं हैं अलग होगी। इसलिए उनके चलते उनके देखिए अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के बीच भाषा, रीति रिवाज और मानदंडों में अंतर के कारण गलतफहमी हो सकती है। फिर व्यक्तिगत बाधाएं भी होती हैं। व्यक्तिगत स्तर पर खराब संचार कौशल, ध्यान की कमी या संदेश को समझने की अक्षमता के चलते व्यक्तिगत बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो हमने देखा कि जब आपका संचार कौशल, कम्युनिकेशन जो स्टाइल है काफ़ी पुअर है, उसके चलते लोगों को आपकी बात समझने में कठिनाई होती है या आपका ध्यान कहीं और पर है, उस वक्त आपके घर में कुछ समस्याएं हो रही हैं और आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, तब भी आपका कम्युनिकेशन बहुत ही पुअर होगा। और संदेश समझने की कमी, संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को समझने में चुनौती है। आपने देखा कि आपको किसी ने व्हाट्सएप किया है या मैसेज किया है, परंतु आपको व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, जिसके चलते व्यक्तिगत संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को समझने में चुनौती होती है, तब आप उस मैसेज को नहीं समझ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। अगला है संगठनात्मक बाधाएं। संगठन में भी कभी कभी कम्युनिकेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है जब अपर्याप्त सूचनाएं, हमें जो सूचना है वह ठीक से नहीं मिली है। कभी कभी ज़्यादा सूचना मिल जाती है, जैसे यदि आपको मालूम है कि आपके उच्च अधिकारी ने बोला है कि आपका प्रमोशन इस बार पक्का है, आपको प्रमोशन अवश्य मिलेगा, तो अत्यधिक सूचना के कारण आपको पूर्ण विश्वास है कि आपका प्रमोशन होगा, तब आप काम में कुछ ना कुछ कोताही बरतते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं सूचना जो फ्लो है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। गलत दिशा में सूचना का प्रवाह, जिस व्यक्ति तक आपकी सूचना को पहुंचना था वह सूचना उस व्यक्ति तक ना पहुंचकर किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाए, तब जो हमारी जो संगठनात्मक बाधाएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। फीडबैक तंत्र की कमी, जब जहां सूचना पहुंचनी है क्या उस तक सूचना पहुंची, उसने उस सूचना के अनुसार एक्शन लिया कि नहीं लिया, यदि आपको उसका फीडबैक नहीं मिल रहा है तब संगठनात्मक बाधाएं, कम्युनिकेशन बाधाएं हमको देखने को मिलती है। ये आज हमारा अंतिम टॉपिक है, शोर या नॉइस। हमने देखा है कि संप्रेषण के दौरान कई बार बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हीं बाधाओं को हम शोर या नॉइस भी कहते हैं। संप्रेषण के दौरान शोर एक रुकावट है जो संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान समय के किसी भी बिंदु से उभर सकता है और विकृत कर सकता है। जब आपका कम्युनिकेशन टूट जाए या
सही ढंग से ना हो पाए। हमारे आसपास के शोर के प्रमुख स्रोत हैं सड़क में ट्रैफिक, लाउड स्पीकर आदि, परंतु संवाद प्रक्रिया में शोर अन्य रूप से भी हो सकता है, जैसे लिखावट का अच्छा ना होना, उच्चारण में दिक्कत होना, खराब रोशनी आदि। तो आपने देखा कि नॉइस के चलते, नॉइस मतलब केवल आवाज ही नहीं, यहाँ पर लिखावट और उच्चारण में दिक्कत चलते भी आपकी जो सूचना है वह ठीक ढंग से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकती। आप इसको देख लीजिएगा। यह श्रोता को सुनने या समझने से रोकता है। आप शोर के प्रकार देख लेंगे हम। यहाँ पर शरीर क्रियात्मक शोर, भूख, थकान, सिर दर्द। जब व्यक्ति को भूख या थकान लगी होती है तब वह सूचना को या तो प्राप्त भी नहीं कर पाएगा ठीक ढंग से या प्रेषित भी नहीं कर पाएगा। यहीं पर भौतिक शोर, खराब रोशनी, तेज आवाज के चलते सूचना का सही ढंग से फ्लो ना हो पाना। मनोवैज्ञानिक शोर, जब कोई शिक्षक तनाव में है तो उससे कक्षा में त्रुटियां हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। केवल कक्षा में नहीं, जब आप मीटिंग में या कहीं अन्य प्लेटफॉर्म में होते हैं और यदि आप मानसिक रूप से तनाव में हैं तो उससे कक्षाओं में या उस मीटिंग में त्रुटियां हो सकती हैं। अर्थ संबंधी शोर, अत्यधिक जटिल शब्द किसी अन्य भाषा में पढ़ना जिससे बच्चों को समझना है। जब आप संस्कृत में, आपने देखा होगा संस्कृत का उच्चारण बड़ा ही कठिन रहता है, संस्कृत का उच्चारण करना बड़ा ही कठिन रहता है। तो उसमें क्योंकि जटिल शब्दों का प्रयोग होता है जिसके चलते अर्थ संबंधी शोर उत्पन्न होता है। तो हमने आज यहाँ पर अपना कम्युनिकेशन का टॉपिक समाप्त किया और आशा है आपको जो भी हमने पढ़ाया वह सब समझ आया होगा। चलिए, धन्यवाद।